नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रामलला के ललाट पर सूर्यदेव ने किया तिलक। रामनगरी में धूमधाम से मनाया जा रहा है रामनवमी उत्सव। पीएम मोदी भी बने साक्षी। सरकार ने दी बड़ी राहत। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए लीटर घटाई। सीएम योगी का कन्या पूजन। पांव फुकारकर मुख्यमंत्री ने कराया भोजन, दक्षिणा और उपहार दिए, लिया आशीष। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायकों ने लहराए खामनेई के पोस्टर। कार्रवाई वांछित मचा बवाल। प्रयागराज में गंगा स्नान करने गए 4 बच्चे डूबे, 2 के शव बरामद, अन्य की तलाश जारी। बामपुर घाट पर हुआ हादसा। ग्वालियर में भीषण हादसा। दर्शन कर लौट रहे ऑटो को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, 5 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बढ़ते हैं खबरों में। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां महावीर गैस एजेंसी के बाहर शुक्रवार को गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर हंगामे की स्थिति बन गई। सैकड़ों उपभोक्ता लंबी कतारों में खड़े नजर आए, जिसके चलते भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। उपभोक्ताओं ने एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बुकिंग और भुगतान के बावजूद उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा, जबकि रिकॉर्ड में डिलीवरी पहले से ही दिखा दी जाती है। कई लोगों ने शिकायत की कि 8 से 13 मार्च के बीच बुकिंग कराने के बाद भी आज तक सिलेंडर नहीं मिला और उन्हें बार बार कल आना कहकर टाल दिया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि एजेंसी कर्मचारी फोन तक नहीं उठाते और कोई स्पष्ट जानकारी भी नहीं देते। वहीं बिना वेरिफिकेशन कुछ लोगों को सिलेंडर देने और बीच रास्ते में कालाबाजारी के जरिए सिलेंडर बेचने के आरोप भी सामने आए हैं। हाँ बेटा, 20 तारीख को सिलेंडर जा चुका है, लेकिन क्यों नहीं पहुंचा, इसका जवाब दो मुझे। 513 नंबर। मेरा सिलेंडर 13 तारीख को बुक हुआ था। बुक होने के बाद तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी और इन्होंने 21 को डिलीवर किया वो सिलेंडर, लेकिन वो सिलेंडर मेरे पास नहीं पहुंचा। गया कहाँ है वो? ब्लैक में चल रहे हैं। इसका मतलब आप किसी की मर्जी को दे रहे हो। हम यहाँ लाइन में लग रहे हैं, कल भी लगे, परसों भी 3-3 घंटे लाइन में लग के ये बोल देते हैं कि कल आना कल आना। सिंगला मैं बीमार रहता हूँ, स्टैंड मेरा पड़े हुए हैं और अब भी पड़ेंगे। 20 तारीख को मेरी पर्ची कटी हुई है और ये मैसेज पहुंचा कि आपकी पर्ची कटी है सिलेंडर। मैंने जो वहाँ पर डिलीवरी करने जाते हैं उससे पूछा, वो लगे कहने जी आप ऑफिस में जाओ। मैंने कल पूछा उसको, वहाँ सिलेंडर मिलेगा, हमारे को हटाया गया। हाँ जी, हम बहुत दुखी हो रहे हैं। हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं सिलेंडर के बगैर। सभी जनता बहुत दुखी हो रही है। मैं नहीं तो पता क्या, मैंने 15 तारीख ने बुक करवाया था, उसके बाद मना कराया 3-4 दिन बाद फोन डिलीवरी वाले पे। वो बोले अभी घेर के जाएंगे, अभी पर्ची नहीं आ रही। बुकिंग 15-20 दिन पहले सभी की हो चुकी है और बात क्या है, अब पर्ची कटाने आ रहे हैं 4-5 दिन से डेली आ रहे हैं। मैं तो चलो थोड़े दिन है, ये तो बेचारे 1-1 हफ्ते से आ रहे हैं सर। तो क्या किया जाता है, 8 बजे खड़े होते हैं, 3 बजे भेज देते हैं सिलेंडर नहीं है। और आज भी एंड टाइम पे क्या हुआ है, 8 बजे खड़े तो 10 बजे दे दिया गया, पर्चा दिखा दिया कि सिलेंडर आज नहीं मिलेंगे। हरियाणा की रेवाड़ी मंडी में कल सरसों की सरकारी खरीद हेफेड द्वारा शुरू की जाएगी, जिसकी मंडी प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मार्केट कमेटी के डीएमयू ने कहा कि मंडी में सरसों बेचने के लिए किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। कहा कि इस बार किसान सरकार द्वारा निर्धारित सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बेहद खुश हैं। अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अनाज मंडियों में रबी फसल की खरीद के लिए किसानों का मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। इसी के साथ सरकार ने मंडियों में गेट पास फोटो सत्यापन के लिए वाहन की फ्रंट नंबर प्लेट अनिवार्य है। इसके साथ साथ गेट पास के लिए किसान का बायोमेट्रिक सत्यापन भी आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं 2585 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों 6200 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया गया है। हमारी तैयारियां पूर्ण है। जैसा कि आप मंडी में देख रहे हैं, साफ सफाई भी चल रही है और मंडी में हम लगातार सचिव महोदय के साथ दौरा भी कर रहे हैं। अभी प्रशासन की मीटिंग भी है, उसी के लिए हम जा रहे हैं और सारी तैयारियां पूर्ण है। कल से एक बार
शेड्यूल के लिए अभी एसडीएम साहब से डिस्कस करके जो शेड्यूल होगा वो उसमें आपको अवगत करा दिया जाएगा शाम तक। ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि जी। नंबर प्लेट होनी चाहिए, जी। वो गवाह है कुछ इस तरह की बात, वो क्या पूरा मसला है कि किसान पूरी तैयारी के साथ है? अब की बार नंबर प्लेट मैंडेटरी कर दी, जरूरी कर दी, लेकिन किसी कारणवश अगर किसी किसान के पास नहीं भी हुई तो भी उसको हम अलाउ कर देंगे। खबर भोपाल से है। एम्स भोपाल के सामने बड़ा हादसा, सदर मेडिकल स्टोर का निर्माणाधीन छज्जा गिरा, 4 लोग हुए हादसे का शिकार, एक महिला को गंभीर चोटें आई। मलबे में दबे लोगों को निकाला गया, घायलों को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं, 4 लोग हुए हादसे का शिकार। मलबे में दबे लोगों को निकाला गया, एम्स अस्पताल में किया भर्ती। एम्स भोपाल के सामने बड़ा हादसा, हुए हादसे का शिकार, एक महिला को गंभीर चोट, 4 लोग हुए हादसे का शिकार, 4 लोग हुए हादसे का शिकार। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मलबे में लोगों को निकाला गया, घायलों को एम्स अस्पताल में कराया गया भर्ती। एम्स भोपाल के सामने बड़ा हादसा, भोपाल के बड़ा हादसा, खबर इंडोरी से है। दुकान और मकान में लगी भीषण आग, गाड़ासरई के बरगांव में भीषण आग का तांडव, धुआं धू कर जल उठा दुकान में रखा सामान, सूचना के बाद भी समय पर नहीं पहुंची दमकल। गाड़ासरई थाना क्षेत्र का पूरा मामला। डिंडोरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूचना के बाद भी समय पर नहीं पहुंची दमकल, दुकान और मकान में लगी भीषण आग। धुआं धू कर जल उठा दुकान में रखा सामान, सूचना के बाद भी समय पर नहीं पहुंची दमकल। दुकान और मकान में लगी भीषण आग। डिंडोरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धुआं धू कर जल उठा दुकान में रखा सामान, सूचना के बाद भी समय पर नहीं पहुंची दमकल। दुकान और मकान में लगी भीषण आग। डिंडोरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धुआं धू कर जल उठा दुकान में रखा सामान, सूचना के बाद भी समय पर नहीं पहुंची दमकल। खबर मुरैना से है, जहां पोरसा सब्जी मंडी में बीती रात भीषण आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आकर 2 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं, जबकि एक अन्य दुकान आंशिक रूप से झुलस गई। घटना में करीब 5 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आग रात लगभग 12 बजे अचानक लगी और देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग में लगभग 300 प्लास्टिक क्रेट, 70 क्विंटल आलू, 50 क्विंटल मूंगफली, 1000 कट्टे बारदाना, 10 क्विंटल लहसुन और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड
की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड प्रभारी संतोष सिंह तोमर के नेतृत्व में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय पर कार्रवाई के कारण आसपास की अन्य दुकानों को बचाया जा सका। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रशासन ने प्रभावित दुकानदारों को राहत और नुकसान की जांच करने के निर्देश दिए हैं। खबर छत्तीसगढ़ से है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई भारी कटौती के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने जनहित में बड़े फैसले लिए हैं। डीजल पूरी तरह एक्साइज ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये की बड़ी कटौती की गई है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी मात्र 3 रुपये प्रति लीटर रह गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल अंतर्गत केंदई रेंज के ग्राम सखोदा सलई गोठ में करंट लगने से एक मादा भालू और उसके 2 शावकों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों भालू जंगल में विद्युत तार के संपर्क में आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई। ग्रामीणों ने जंगल में शव देख वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद जांच में बिजली लाइन की लापरवाही सामने आई। मामले में छत्तीसगढ़ विद्युत पारेषण कंपनी का लापरवाही पर केस दर्ज किया गया है और CSEB के एक लाइनमैन को हिरासत में लिया गया है। इस घटना के बाद वन्य जीव सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गंगा नदी में नहाते वक्त 4 बच्चे डूबे, 2 के शव निकाले गए, 2 की तलाश जारी। 9 बच्चे गंगा नदी में गए थे स्नान के लिए, 2 को बचाने के लिए सभी नदी में कूदे। 5 बच्चों को किया गया रेस्क्यू। यमुना पार के मांडा के बामपुर गांव का है पूरा मामला। प्रयागराज गंगा नदी में नहाते वक्त 4 बच्चे डूबे। दो को बचाने के लिए सभी नदी में कूदे। नौ बच्चे गंगा नदी में गए थे स्नान के लिए, 2 को बचाने के लिए सभी नदी में कूदे। प्रयागराज गंगा नदी में नहाते वक्त 4 बच्चे डूबे, बड़ा हादसा। 9 बच्चे गंगा नदी में गए थे स्नान के लिए, 2 को बचाने के लिए सभी नदी में कूदे। प्रयागराज गंगा नदी में नहाते वक्त 4 बच्चे डूबे,
9 बच्चे गंगा नदी में गए थे स्नान के लिए। 2 को बचाने के लिए सभी नदी में कूदे। प्रयागराज गंगा नदी में नहाते वक्त 4 बच्चे डूबे। अलीगढ़ बीमारी से तंग 95 वर्षीय संत ने की आत्महत्या। संत ने आश्रम में आग लगाकर जीवन लीला की समाप्त। 15 साल से पैरालाइसिस से पीड़ित थे संत मुरारी उर्फ आदितानंद। सुबह ग्रामीणों को आश्रम के कमरे में मिला जला हुआ शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य। इगलास के केमावली गांव स्थित माधवानंद आश्रम का पूरा मामला। सुबह ग्रामीणों को आश्रम के कमरे में मिला जला हुआ शव। मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य। इगलास के केमावली गांव स्थित माधवानंद आश्रम का पूरा मामला। बीमारी से तंग 95 वर्षीय संत ने की आत्महत्या। सपा नेता यदुनंदन द्वारा हरदोई की एक सार्वजनिक सभा में मर्यादा तोड़ते हुए भगवान श्री राम की माता को लेकर की गई कथित अश्लील टिप्पणी के बाद विवाद गहरा गया है। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है और कई स्थानों पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई हैं। राजधानी में अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी कड़ा विरोध जताया है। संगठन के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कोतवाली हजरतगंज में तहरीर देकर सपा नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे असामाजिक नेताओं पर कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। इस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव यदुनंदन लाल जी ने रामनवमी के पावन अवसर पर प्रभु श्री राम का, उनकी माता कौशल्या जी का घोर अपमान किया है। इसकी हम कड़े 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 शब्दों में निंदा करते हैं। इतनी घटिया लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है कि जिसको हम वीडियो जारी भी नहीं कर सकते। ये कोई पहला मौका नहीं है जब समाजवादी पार्टी ने प्रभु श्री राम का अपमान किया। रामचरितमानस इनके नेताओं ने जलवाई। खबर बाराबंकी से है, जहां मसौली और सफदरगंज थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने बीती रात करीब 2 बजे एक मुठभेड़ के बाद वांछित अपराधी बकरीदी उर्फ गरीबा को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान अपराधी के पैर में लगी गोली लग जाने की वजह से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। बताया गया है कि गश्त के दौरान पुलिस टीम ने मसौली थाना क्षेत्र के बड़ागांव स्टेडियम मोड़ चंदनपुरवा तिराहा के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान नेवला करसंडा IIT मार्ग की ओर से एक संदिग्ध व्यक्ति के मोटरसाइकिल पर आने की सूचना मिली। पुलिस ने नाकाबंदी कर उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने लगा और गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें संदिग्ध अभियुक्त के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे तुरंत CSC बड़ागांव भेजा गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी बकरीदी उर्फ गरीबा पुत्र स्वर्गीय हसन बंजारनपुरवा थाना मसौली का निवासी है। उसके कब्जे से तमंचा, 315 बोर कारतूस, खोखा व मोटरसाइकिल बरामद हुई है। देखिए, विगत दिनों थाना मसौली में एक पशु चोरी हुआ था। बाद में उसके अवशेष गांव के बाहर पाए गए थे। इस पर सुसंगत धाराओं में थाना मसौली पे अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही थी और घटना का अनावरण करते हुए इसमें 6 अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया था। एक अभियुक्त बकरीदी, जो कि मसौली क्षेत्र का ही रहने वाला है, वो इस घटना में वांछित चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी थाना सफदरगंज और थाना मसौली इसकी टीमें लगी हुई थी। क्राइम ब्रांच द्वारा भी उसमें कार्य किया जा रहा था। इसी क्रम में आज इसके बारे में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें इसकी घेराबंदी करने का प्रयास किया गया
जिसमें घेराबंदी के दौरान इसके द्वारा पुलिस पे हमलावर होकर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में इसे चोटें आई हैं। खबर बलिया से है, जहां रेवती थाना क्षेत्र के रेवती में घर के बाहर मृत अवस्था में गृह स्वामी का शव पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। खेत में मक्का तोड़ने को लेकर गांव के ही कुछ लोगों से उसका विवाद होने का दावा करते हुए संबंधित लोगों द्वारा हत्या किए जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि रेवती थाना क्षेत्र के रेवती में अपने घर के बाहर श्रीराम पांडे का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जो घर में अकेले रहता था। पट्टीदारों ने बताया कि कल गांव के ही कुछ लोगों से खेत में मक्का तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था और उन लोगों ने इनको धमकी भी दी थी। थाना रेवती अंतर्गत जो थाना अध्यक्ष रेवती है, उन्हें सुबह करीब 7:15 बजे 112 के माध्यम से सूचना मिली कि वार्ड संख्या 2 कस्बा रेवती के रहने वाले जो श्रीराम पांडे हैं, वो घर के पास ही मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मैं फोर्स के मौके पर पहुंचे। खबर संभल से है, जहां तैनात एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई बरेली में इसी पद पर कार्यरत अंशिका वर्मा वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं। 2 जिलों के अलावा पुलिस अधिकारियों के परस्पर परिणय सूत्र बंधन में बंधने को लेकर यहां लोगों में खुशी दिखाई दे रही है। खाकी वर्दी में अपनी कर्तव्य निष्ठा और सख्त छवि के लिए पहचाने जाने वाले कृष्ण कुमार बिश्नोई और अंशिका वर्मा अब जीवन की नई पारी एक साथ शुरू कर रहे हैं। विवाह को लेकर आयोजित एक समारोह में प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ आम लोग भी लगातार दोनों अफसरों को सुखद वैवाहिक जीवन की मंगल कामनाएं देते नहीं थक रहे हैं। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, हम दोनों को इस नई शुरुआत के लिए सभी का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए हम दिल से सभी के आभारी हैं। 29 मार्च को होने वाले वैवाहिक समारोह को लेकर दोनों परिवारों में भी उत्साह का माहौल है। सभी लोग इस नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनके वैवाहिक जीवन के सुखद और सफल होने की कामना कर रहे हैं। खबर कौशाम्बी से, जहां जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एसपी राजेश कुमार ने जिले के पुलिस लाइन और थानों में कई अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया। इस कार्यवाही में एक इंस्पेक्टर, दर्जन भर दरोगा और 52 सिपाहियों को नए कार्यस्थल पर तैनात किया गया। महिला सिपाहियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया। कई अधिकारियों को पुलिस लाइन से चौकी और थाने में भेजा गया, जबकि कुछ को पुलिस लाइन में तैनात किया गया। एसपी ने कहा कि यह कदम जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और थानों में कार्यभार संतुलित करने के उद्देश्य से लिया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को नए कार्यस्थल पर समय पर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग ने आश्वासन दिया कि इस बदलाव से नागरिकों को सुरक्षा सेवाओं में सुधार महसूस होगा और अपराध नियंत्रण में सहायता मिलेगी। यह कदम कौशाम्बी जिले में पुलिस कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मुलाकात हो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में। खबर अमेठी से है, जहां मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि पंप कर्मियों ने ग्राहकों को निर्धारित मात्रा 25 लीटर के बजाय केवल 5 लीटर पेट्रोल दिया, जिससे लोग भड़क गए और पंप पर मारपीट और उत्पात मचाया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को भी उपद्रव करने वाले लोगों ने नहीं बख्शा और अधिकारियों के साथ अभद्रता की। इस मामले में मोहनगंज कोतवाली के दरोगा की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ कुल 30 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस ने मामले में उपद्रव करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 6 आरोपियों की तलाश व विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि कानून के तहत सभी दोषियों को सजा दिलाने तक कार्रवाई जारी रहेगी और पेट्रोल पंप पर भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाह और विवादों से बचें तथा नियमों का पालन करें। कानपुर में मार्च महीने के आखिरी दिनों में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। पश्चिम विक्षोभ के असर से तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। शुक्रवार की सुबह से आसमान में बादल छा रहे, जिससे लोगों को ठंडक का एहसास हुआ। कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई तो कहीं तेज बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर SN सुनील पांडे के अनुसार मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में मौसम में बदलाव जारी रहेगा। आने वाले 2 दिन मौसम ठंडा और कूल रहेगा। बादलों के कारण तापमान में गिरावट आएगी, हल्की बूंदाबांदी होगी और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के संकेत भी दिखाई देंगे। इसके अलावा फ्री मानसून जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। दिन के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर बना रहेगा। विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों को काटकर सुरक्षित गोदाम या घरों में रखें ताकि बारिश या तेज हवाओं से फसल खराब न हो। आगामी दिनों में कानपुर वासियों को मौसम ठंडा और खुशनुमा रहेगा। 2 दिन बादल और बारिश का दौर रहेगा, लेकिन उसके बाद मौसम सामान्य रूप से वापस लौट जाएगा। नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है और अब की बार मार्च के आखिरी तक और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना बन रही है। तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे और उनके साथ और कई जगह से जो हमारे हवाओं के प्रसंचरण बन जाते हैं, उनकी वजह से नमी हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड होगी, तो वहाँ पर बारिश और बूंदाबांदी की संभावना आगे आने वाले दिनों में बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल आज कानपुर में बूंदाबांदी और कहीं कहीं पॉकेट्स में हल्की बारिश की संभावना है और कल दोपहर के बाद फिर धूप निकल आएगी। तो अभी फिलहाल हमारा जो मौसम है वो तापमानों पर नियंत्रण रखेगा और तापमान बहुत अधिक बढ़ने की संभावना अभी नहीं है, क्योंकि मौसम फिलहाल अप्रैल के फर्स्ट वीक तक कूल रहने की पूरी संभावना है। मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर के बीच कई जगहों से पेट्रोल डीजल संकट गहराने की खबरें सामने आ रही हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां पेट्रोल पंप पर पेट्रोल समाप्त है का नोटिस चस्पा हो गया है। कई लोग स्कूटी, बाइक, कार की टंकी फुल करवा रहे हैं। पेट्रोल पंप कर्मचारियों का कहना है कि पीछे से सप्लाई पर असर पड़ा है। कई पेट्रोल पंप पर स्पीड पेट्रोल है, लेकिन नॉर्मल पेट्रोल नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि पेट्रोल की सप्लाई ठीक हो। पेट्रोल में तो अभी दिक्कत है, थोड़ा सा कम आ रहा है, ऊपर से कम आ रहा है, सप्लाई नहीं आ रही, इसलिए 2-3 दिन हो गया आज गाड़ी नहीं आई हमारी। 3-4 दिन से हमने RDGS कर रखा है, तो सप्लाई नहीं पहुंच पाई है। तो आज आने की संभावना है। अच्छा। और स्पीड का है स्टॉक हमारे पास। अच्छा। और डीजल है अभी भरपूर। अगर गाड़ी नहीं आती तो क्या स्थिति रहेगी अगर पेट्रोल की गाड़ी नहीं आती आज? देखो, कल डिपो में मीटिंग थी, कल आश्वासन दिया कि आज गाड़ी आ जाएगी करके। तो अब देखते हैं शाम तक क्या स्थिति बनती है। अगर शाम तक नहीं आती तो कल शाम तक का स्टॉक हमारे पास स्पीड है। अच्छा। नॉर्मल पेट्रोल तो ड्राई है। ऐसा नहीं है, जो भी हमारे तेल एजेंसियां हैं उनसे हमारी बात हुई है, जो सेल्स मैनेजर हैं उनसे बात हुई है। किसी भी कंपनी में तेल की कमी नहीं है। किसी कारणवश किसी का पेट्रोल पंप पर अगर टैंकर नहीं आया, उसके नाते जो है उनको इस तरीके का संकेतक नहीं लगाना चाहिए। तेल जो है कई तरीके के होते हैं, किसी जगह जो है हो सकता है डीजल ना पहुंचा हो, कहीं पेट्रोल नहीं पहुंचा हो। तो सामान्य दिनों की तरह इससे पहले तो ऐसा नहीं लगाते थे। गैस की किल्लत तो चल रही है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सामान्य चल रही है। डीजल और पेट्रोल की बिक्री बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही है और कोई किसी तरीके की परेशानी या डीजल और पेट्रोल में नहीं है। कंपनियों द्वारा निरंतर जो है सप्लाई पूर्व की तरह की जा रही है। हाँ, कुछ पंपों में किसी टेक्निकल कारण से कभी गाड़ी खराब हो गई या समय से नहीं लग पाया या कोई और वजह रही होगी, तो
उसमें देरी हुई होगी, तो कोई इक्का दुक्का ऐसी घटना हुई है। बाकी पेट्रोल आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप में अभी। टिहरी चारों धाम यात्रा शुरू होने के लिए कुछ दिन ही शेष बचे। ऐसे में टिहरी पुलिस द्वारा भी अपनी तैयारी कर ली गई है ताकि बाहर से जो भी तीर्थयात्री आए उनको कोई और सुविधा का सामना न करना पड़े। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि टिहरी जनपद से चारों धामों के लिए काफ़ी संख्या में यात्री आवागमन करते हैं। कहा कि एनएच की बात की जाए तो 300 किलोमीटर का एनएच हमारे यहाँ है। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा भी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन हो कार्यदायी संस्था जो रोड का कार्य करती है। एसएसपी द्वारा बताया गया कि बैठक करके जहां रोडों पर मलबा पड़ा हुआ है तथा जो डैमेज पड़े हुए हैं उनको भी चारों धाम यात्रा से पूर्व ठीक कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि ढालवाला, तपोवन, शिवपुरी ट्रैफिक का काफ़ी दबाव रहता है। राफ्टिंग टूरिस्ट सीजन के कारण काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। राफ्टिंग संचालक तथा गाड़ी वालों के साथ भी बैठक कर ली गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चौकियां की बात करें तो हमारी चौकियां 12 महीने फंक्शन में रहती हैं। जो नए नए पॉइंट आए हैं वहां पर ड्यूटी लगाई जाएगी तथा 100 के करीब सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हमारी एसडीआरएफ भी तैयार रहेगी। आज से चार धाम की यात्रा शुरू होने वाली है और जनपद टिहरी से चारों धामों की काफ़ी बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन होता है। एनएच की भी बात की जाए, लगभग 450 किलोमीटर का हमारे यहाँ एनएच है। तो इसको देखते हुए हमारे द्वारा भी तैयारी कर ली गई है। जो भी जिला प्रशासन है और कार्यदायी संस्थाएं हैं जो कि रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, उनके साथ भी मीटिंग करके इस चीज़ को भी इंश्योर कराया जा रहा है कि जहाँ जहाँ रोड पर मलबा पड़ा हुआ है या अन्य डैमेजेस हुई हैं उसको जल्दी से जल्दी चारधाम यात्रा से पहले ठीक कर लिया जाए। मुनि की रेती, तपोवन, ढालवाला क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में ट्रैफिक का भी दबाव रहता है क्योंकि राफ्टिंग और टूरिस्ट सीज़न की वजह से भी लोग वहाँ पर आते हैं। तो उसको देखते हुए राफ्टिंग संचालकों के साथ में और जो भी टैक्सी संचालक हैं इन सबके साथ में भी मीटिंग कर ली गई है। शुक्रवार की सुबह नैनीताल में बस हादसा हो गया। बस हल्द्वानी से डींडाहाट जा रही, इस दौरान भीमताल के पास बस कुपी में पलट गई। हादसे में डीडीहाट निवासी 30 वर्षीय सुनील कुमार उर्फ सोनू की मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। दुर्घटनाग्रस्त बस कुमाऊं मोटर्स यूनियन की है जो जोलीकोट भवाली मार्ग पर खुपी के पास पलट गई। ये घायलों को सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी भेजा गया है, जबकि 2 को भवाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। हादसे की वजह बस की तेज गति बताई जा रही है। हादसे में घायल 7 लोगों को इलाज के लिए सुशीला तिवारी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जहां सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के प्राचार्य गोविंद तितियाल की देखरेख में इलाज जारी है। हादसे की सूचना पर एसडीएम प्रमोद कुमार और तहसीलदार कुलदीप पांडे अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल चाल लेकर जिम्मेदारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जो मास कैजुअलिटी से लगभग यहाँ पर 7 मरीज पहुँच चुके हैं। उसमें से 2 मरीज की थोड़ा स्थिति गंभीर है, जिसमें से एक राइट हैंड में जो है चोट लगी, क्रश इंजरी है, और कुछ जो 4 पेशेंट जो है माइनर इंजरी है, जिनके सबके एक्सरे और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और कैजुअलिटी में जो हमारे तैनाती टीम है सारे इनको ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। देखिए, आज प्रातः एक बस यहाँ से हल्द्वानी से डीडीहाट को जा रही थी, प्रातः लगभग 7 बजे करीब। ये जोलीकोट के पास में गेठिया के पास में कोपी गांव पड़ता है, वहाँ पर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसमें से 7 जो गंभीर लोग घायल थे उनको यहाँ पर सुसर रेफर किया गया था। इन गंभीर घायलों का भी हम लोगों ने अवलोकन किया तथा चिकित्सालय के जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनको भी सारी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि किसी प्रकार के घायलों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। खबर नैनीताल से, जहां जिले के भवाली जोलीकोट मार्ग पर गेठिया के पास केमू कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय लोगों ने सूचना मिलने पर मौके पर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बस में फंसे घायलों को बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए नज़दीकी अस्पताल में भेजा गया। जानकारी के अनुसार बस हल्द्वानी से भवाली की ओर जा रही थी और सुबह के समय कुल 14 यात्री उसमें सवार थे। बस गेठिया के पास पहुंचते ही चालक का
नियंत्रण खो गया और वाहन सड़क पर पलट गया। दुर्घटना के कारण यात्री दहशत में आ गए और कई को मामूली चोटें भी आई। अधिकारियों ने बताया कि घायल यात्रियों को उपचार जारी है और मृतक के परिजनों को राहत पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हादसे ने मार्ग पर सड़कों की सुरक्षा और पास सारथी। खबर नैनीताल से है, जहां जिले के भवाली जोली कोट मार्ग पर गेठिया के पास केमू कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय लोगों ने सूचना मिलने पर मौके पर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बस में फंसे 8 घायलों को बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार बस हल्द्वानी से मवाली की ओर जा रही थी और उस सुबह के समय कुल 14 यात्री उसमें सवार थे। बस गेठिया के पास पहुंचते ही चालक का नियंत्रण खो गया और वाहन सड़क पर पलट गया। दुर्घटना के कारण यात्री दहशत में आ गए और कई को मामूली चोटें भी आईं। अधिकारियों ने बताया कि घायल यात्रियों का उपचार जारी है और मृतक के परिजनों को राहत पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हादसे ने मार्ग पर सड़कों की उससे क्या बोलते ये सूचना मिली थी हमें उससे क्या बोलते हैं आपदा नैनीताल से कि यूपी के पास एक बस पलटने की सूचना है। तो हम लोग तुरंत कार्रवाई की और फायर दोनों बराबर है। तो हमने यहाँ पर पहुंचे तब तक घायलों को निकाल दिया था लोकल द्वारा और सिविल पुलिस हम जो लोगों से पहले पहुंच चुकी थी, उनके द्वारा घायलों को निकाल दिया गया था। और ड्राइवर से मेरी बात हुई थी, उसने घटना का कारण बताया था। मोड़ पर एक गाड़ी को पास देने के लिए गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी और ओवर रेस हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी बचाने के चक्कर में वो गाड़ी बस के लोड के कारण पलट गई। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश की भाजपा सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी देवभूमि आगमन की तैयारियों पर उत्साह जताया है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार हरिद्वार में अमित शाह और हल्द्वानी में राजनाथ सिंह की विशाल जनसभाएं हुई हैं, अब प्रदेश भाजपा प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए तत्पर है। परिहार ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, इसलिए वह पहले ही 21वीं सदी का तीसरा दशक देवभूमि का होने की बात कह चुके हैं। पीएम के इस संकल्प को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धरातल पर उतार भी रहे हैं। हमारी सरकार के पूर्ण हुए हैं, उसमें 2 माननीय केंद्रीय नेताओं का हमें यहाँ पर प्रवास प्राप्त हुआ था। इसी क्रम में आगे माननीय प्रधानमंत्री जी के आने की संभावना है और जैसे ही उनके आने की तिथि निर्धारित होती है तो उसके अनुरूप हम पूरे उत्साह से उनके कार्यक्रम को करेंगे। और उसके साथ साथ चूँकि हम सबको ये जानकारी है कि जब जब मोदी जी यहाँ पर आते हैं तो उत्तराखंड का एक प्रकार से प्रदेश ही अलग होता है, क्योंकि इस प्रदेश से अलग होने का कारण ये है कि मोदी जी का भी इस उत्तराखंड से विशेष लगाव है और उत्तराखंड की देवभूमि की जनता भी मोदी जी का बहुत आदर करती है। इसलिए ये दोहरा संबंध है और इसी कारण से मोदी जी के आने की हमें हमेशा प्रतीक्षा रहती है। पर डोईवाला से है, जहां रानी पोखरी के लिस्टाबाद क्षेत्र में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर चल रहे आंदोलन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के विकास और उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर शासन स्तर पर जल्द ही ठोस कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि आंदोलन राजनीतिक कारणों से प्रेरित है। उनका स्पष्ट कहना था कि विपक्ष के लोग राजनीति करेंगे, लेकिन सरकार का फोकस केवल विकास कार्यों पर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और इसे धरातल पर उतारने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गोरेला ने भी मुख्यमंत्री के रुख का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं इस विषय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और भरोसा दिया कि रानी पोखरी में लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि विश्वविद्यालय के निर्माण से क्षेत्र में शिक्षा और विकास के लिए नए अवसर खुलेंगे। निश्चित तौर पर कल आप सब लोगों ने देखा कि जब वहां पर मैं भी मौके पे गया था, वहां पर कुछ लोग हमारे थे, वहां पर आंदोलन कर रहे थे, तो हमने भी उन्हें कहा था, आश्वासन किया था कि देखिए हमारी लॉ यूनिवर्सिटी जो हमारी है 2019 में जिसका तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र जी ने जिसका भूमि पूजन किया है और इसका शासनादेश भी हुआ है और कैबिनेट से इसका
इस पे हम कहीं ना कहीं सकारात्मक हम इसका वो निकालेंगे। हमारे विधायक जी ने कल मुझे अवगत कराया था कि कहीं पर भी वैसे यहाँ पर हमारे जो टेहरी विस्थापित हैं, जो बांध विस्थापित हैं, सभी लोग हैं और उनकी भी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन विश्वविद्यालय बनना चाहिए वो हमारी प्राथमिकता में हमारी सरकार ने पहले से तय किया हुआ है। तो उस दिशा में हम लोग ठोस कदम उठाएंगे। हम लोग कोई फैब्रिकेटेड बातें नहीं करते हैं, केवल जो है थोड़ी देर के लिए जो है केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ समय के लिए हम कोई काम नहीं करने वाले हैं। खबर लखनऊ से। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दावा, पीएम नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और रहेंगे। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल पर 10 और डीजल पर घटाए 10 रुपए। देश की जनता को पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बड़ी राहत। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल पर घटाए पैसे। देश की जनता को पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बड़ी राहत। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दावा। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल पर 10 और डीजल पर घटाए 10 रुपए। देश की जनता को पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बड़ी राहत। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दावा। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मिडिल ईस्ट का एक संकट खड़ा हुआ है, जिसके कारण से भारत में पेट्रोलियम पदार्थों को लाने की, गैस लाने की जो समस्या खड़ी हुई थी, पहले तो उन्होंने जो एक कूटनीतिक प्रयास सफलतापूर्वक किया और ईरान ने भारत के जितने भी जहाज हैं बिना रोक टोक के उनको भारत आने देने के लिए सहमति दी। ये भारत की विदेश नीति, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो वर्ल्ड लीडर की एक छवि है, उसको दर्शाता है कि इस बीच में से वो रास्ता निकाल करके देश के लिए लेकर आए। खबर कोरबा से, जहां चाकूबाजों का आतंक लगातार जारी है। चाकूबाजों ने दिन दहाड़े नर्स पर चाकू से हमला, गंभीर रूप से घायल कर दिया। चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात ने जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएसीबी चौकी क्षेत्र के पंचवटी मार्ग से पैदल पैथोलॉजी लैब जा रही युवती पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। युवती की पीठ में चाकू घोंपने के बाद आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों ने घायल युवती को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज पहुंचाकर भर्ती कराया है, जहां पीड़िता का उपचार किया जा रहा है। 10:45 के आसपास, 10:45 ऐसी कुछ हो रहा है। क्या हुआ था, क्या पता चला? मुझे बस ये पता चला कि कोई मेरी फ्रेंड को मार के गया, उसको इंजरी हुई। तो मुझे नहीं पता कैसा इंजरी था, क्या था। बोले कि आ जाओ प्लीज। तो फिर मैं गया तो देखो पता चला कि उसकी पीठ पे चाकू लगा हुआ था। तो उसको मैं अपनी गाड़ी में बैठाया और सीएसपी चौकी लेके गया था। फिर के वो निकालने की कोशिश किया था, लेकिन नहीं निकला। तो सर बोले मत छू इसको, रहने दे। फिर अपन उसको ऑटो में बैठाए हैं और फिर 100 बेड लेके आए। खबर यमुनानगर से है, जहां जगाधरी में नवरात्रि पर्व के अंतिम दिन देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। माता वाला सुंदरी के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त यहां पहुंच रहे हैं, जिससे मंदिर परिसर में भक्ति और उल्लास का वातावरण दिखाई दे रहा है। आस्था का बड़ा केंद्र माना जाने वाला यह मंदिर करीब 200 साल से अधिक पुराना बताया जाता है। मंदिर के पुजारी के अनुसार उनका परिवार कई पीढ़ियों से माता रानी की सेवा की परंपरा का निर्वहन करता आ रहा है। माता रानी के श्रद्धालुओं का कहना है कि नवरात्रि के समय यहां आकर बहुत शांति प्राप्त होती है, इसलिए हमेशा परिवार सहित यहां पहुंचकर आरती और भजन में शामिल होकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारे सारे परिवार के जो बाला सुंदरी की पूजा करते हैं, हर अष्टमी को यहाँ देवी भवन मंदिर, ये बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ आरती करते हैं। हर साल 6 महीने में करते हैं और त्रिलोकपुर भी जाते हैं आरती करने। एक साल हमारा तो पहले हमारे मंदिर पे आरती होती है 3रे नराते को, 4थे नराते को होती है खेड़े पे और अष्टमी को होती है यहाँ देवी भवन मंदिर में। ये बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ हम आरती मेरे बाबा परदादा करते आ रहे
मेरी पीढ़ियाँ बहुत काफ़ी चली गई और आरती करते करते। विराजित है 1803 से यहाँ पर है। करीब 200 साल से भी ज़्यादा चीज़ें हो चुके हैं। भक्तों की अटूट विश्वास आस्था यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई है। माँ भगवती के नवरात्रों में विशेष पूजा यहाँ पर उनकी की जाती है। 9 दिन के 9 स्वरूपों में उनकी पूजा होती है। 8वें दिन भक्त हलवे पूरी का प्रसाद लगाकर अपने व्रत को पूर्ण करते हैं, कंजक पूजन करते हैं। शाम के समय यहाँ पर विशेष आरती का प्रबंध होता है और तभी से ये परंपरा चलती आ रही है। तो सबसे पहले सभी को जय माता की और सबके घर में माँ भगवती की असीम कृपा बनी रहे, सब पे माँ भगवती की दया दृष्टि बनी रहे। तो आपने पूछा मंदिर, ये देवी मंदिर है स्टेशन चौक यानी कि यमुनानगर स्टेशन चौक के अंदर जवाहर मार्केट है। यहाँ पर ये देवी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर स्वयंभू भी कह सकते हैं आप, जिसे बोलते हैं एक स्वयंभू यानी कि प्राचीन। तो यहाँ पर अखंड ज्योतें जलती हैं, 11 अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। यहाँ झारखंड के देवघर जिले के बूढ़ई थाना क्षेत्र के सरपट्टा गांव में एक युवक और युवती का शव एक ही पेड़ पर से लटका हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। परिजनों के अनुसार दोनों बीते रविवार से लापता थे और उनकी लगातार तलाश की जा रही थी। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने दोनों के शव पेड़ से लटके देखे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। जब हम ही को सब पूछेगा, एक मीडिया वाला पूछ के गया फिर और वही हुआ। मीडिया बुला के बताया था। हाँ, बोलने का मन नहीं करता। हमारा भतीजा है, हमारा छोटा भाई का बेटा है। अच्छा, समझे ना। दोनों ये लोग इतवारे से जो है सो मैंने इतवारे से ये लोग दोनों गायब थे, लड़का लड़की दोनों। आज सुबह 7 बजे मैंने कोई गांव वाला देखा, 6 बजे तो खबर किया गाँव वाला को। तब हम दूसरा जगह रहते हैं, सीरी में रहते हैं हम, तो फ़ोन किया जैसे ऐसे हो गया घटना, अब क्या होगा बोलो। हम बोला अब क्या होगा, अब तो पुलिस के केस हो जाएगा। खबर देवघर से है, जहां बाबा बैद्यनाथ धाम परिसर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव उत्साह से मनाया जा रहा है। मंदिर परिसर में जय श्री राम के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। दूर दराज से आए भक्तों ने इस भगवान राम और हनुमान जी के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। पुरोहितों ने बताया कि रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, इसलिए आज दोपहर में विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान का आयोजन किया गया। आज के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस है और हम लोग जो है हर साल जन्म दिवस रामनवमी के रूप में मनाते हैं, क्योंकि यह श्री रामचंद्र और हनुमान जी का मिलन का भी दिन है। इसे हम लोग रामनवमी पर्व मानते हैं। इसमें जो है बाबा बैद्यनाथ धाम में हनुमान मंदिर समेत देवघर जिले के जितने भी मठ मंदिर है, चाहे वो छोटा बड़ा हो या अन्य मंदिर हो, सभी जगह रामनवमी मनाते हैं। आज चैत्र मास का शुक्ल पक्ष आज रामनवमी तिथि है। विशेष पूजन जो है हमारे रामचंद्र भगवान का आज विशेष पूजन होगा मध्याह्न काल में। आज श्री राम जी का आज जन्मोत्सव है। यह विशेष पूजन यहाँ होता है। यह परंपरा धर्म परंपरा ये बहुत ही प्राचीन चल रहा है और आज विशेष दिन है, विशेष महत्व है। और इसके साथ साथ है आज जो है नवमी है, महानवमी, माता दुर्गा जी का वासंती दुर्गा पूजा आज नवमी तिथि में बहुत ही उसका महत्व होता है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आम जनता को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल पर से स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर मात्र 3 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर यह ड्यूटी पूरी तरह समाप्त शून्य कर दी गई है। इस कटौती से ईंधन के दामों में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम आम उपभोक्ताओं, किसानों, परिवहन क्षेत्र और पूरे देश की जनता के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए किया जाना और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए को घटाकर 0 रुपया करना स्वागत योग्य कदम है। और इस तरह से एक बार फिर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक परिस्थितियों में जनता को एक बड़ी राहत दी है। रामनवमी के पावन अवसर पर पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी की भारी कटौती ये जनता को बड़ी राहत है। इसके लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। फिलहाल देश की बात में इतना ही। नमस्कार, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।